इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री के अवशेष भाग को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब एसिड के साथ बेस को रिएक्ट करते हैं, यानी अम्ल के साथ क्षार की क्रिया कराते हैं, तो हमारा बनता है साल्ट बनता है और जल बनता है। यानी अम्ल और क्षार की जब हम आपस में क्रिया कराते हैं तो हमारा लवण बनता है और पानी बनता है। साथ ही साथ इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी भी निर्मुक्त होती है, कुछ एनर्जी भी हमें सह उत्पाद के रूप में मिलती है, बाय प्रोडक्ट के रूप में हीट भी मिलता है। इस रिएक्शन को हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन में ये जो हमें एनर्जी मिलती है इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं, अम्लों का रिएक्शन कराने जा रहे हैं किसके साथ? मेटालिक ऑक्साइड के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ, यानी एसिड है। एसिड कोई एसिड हो, इसकी क्रिया जब हम कराते हैं किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ। मेटालिक ऑक्साइड का मतलब मेटल किसके साथ हो? ऑक्सीजन के साथ हो। तो हमें बनता क्या है यही देखना है, हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक एसिड हम लेते हैं HCl, एसिड हम ले रहे हैं HCl, और मेटालिक ऑक्साइड हम ले रहे हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। कॉपर मेटल है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल है। तो देखिए अब मेटल किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ, तो इसे हम बोलेंगे मेटालिक ऑक्साइड। एसिड की क्रिया जब हम मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराते हैं, धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो हमारा बनता है क्यूप्रस क्लोराइड प्लस जल। समीकरण को हम बैलेंस कर लेते हैं। समीकरण बैलेंस होगा, मेटालिक ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है साल्ट। ये क्या है? साल्ट है। साल्ट है प्लस H2O मिलता है। जरा ध्यान से देखो, इससे पहले रिएक्शन में जब हमने एसिड को रिएक्ट करा था किसके साथ? बेस के साथ, तब भी तो हमें मिला था साल्ट और H2O। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? साल्ट मिलता है और पानी मिलता है, H2O मिलता है। ये हम देख चुके हैं। हम आगे क्या देख रहे हैं कि कोई एसिड हो, उस एसिड को जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी हमें साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता ये चल रहा है कि जो मेटालिक ऑक्साइड है ये एज ए बेस काम कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट के रूप में साल्ट और H2O कम बनता है। जब एसिड की क्रिया हम किससे कराते हैं? बेस से कराते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में हम एसिड की क्रिया बेस से नहीं करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं?
मेटालिक ऑक्साइड से करा रहे हैं, धात्विक ऑक्साइड से करा रहे हैं, फिर भी हमें वही मिल रहा है जो प्रोडक्ट हमें मिलता था बेस के साथ कराने पर। यानी इस रिएक्शन में मेटालिक ऑक्साइड एज ए बेस का काम कर रहा है ना। इसीलिए मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। यानी एक चीज आपको मिला कि मेटालिक ऑक्साइड को हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड भी बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो रोल ये अदा करता है बेसिक ऑक्साइड, जो रोल बेस अदा करता है वही रोल बेसिक ऑक्साइड भी करता है। इसीलिए मेटालिक ऑक्साइड का एक दूसरा नाम हम देखते हैं बेसिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है। कैसे पता चल रहा है? इसका रिएक्शन जब हम एसिड से करा रहे हैं तो हमें साल्ट और H2O प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। यानी ये वही रोल अदा कर रहा है जो इस रिएक्शन में बेस करता है। इसीलिए मेटालिक ऑक्साइड को लोग बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी बोलते हैं। चलिए, अभी हमने एसिड को रिएक्ट किया किसके साथ? मेटालिक ऑक्साइड के साथ। अब हम एसिड को रिएक्ट करने जा रहे हैं इसी का एक सेकंड पार्ट ले लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट। एसिड के जगह पे हम ले रहे हैं बेस NaOH या KOH। इसको हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, यानी बेस है ये, इसको हम ऐसे लिखें, बेस को हम रिएक्ट करने जा रहे हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ ध्यान देना, जब बेस का अपक्रिया हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड से करते हैं, कराते हैं, तब भी प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है साल्ट और H2O। एक एग्जांपल ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को नॉन मेटालिक यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन आपका नॉन मेटल है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है सोडियम है, कार्बन है, सोडियम कार्बोनेट बनाओ और जल। ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है? साल्ट है। सोडियम कार्बोनेट साल्ट है। ध्यान देना, यहां भी प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? साल्ट और H2O। साल्ट और H2O हमें कब मिलता है? जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। इसमें बेस तो है, एसिड हमने नहीं लिया है, एसिड की जगह पर हमने लिया है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड, इसका नेचर एसिड जैसा है। इसका नेचर कैसा है? एसिडिटी है, एसिडिक है, अम्लीय है। इसीलिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड वही रोल अदा करता है जो एसिड करता है। तो इस रिएक्शन से हमें क्या मिला? इन दो रिएक्शन से हमें ये मिला कि मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड भी बोलेंगे और नॉन मेटालिक ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। हम पढ़ रहे हैं एसिड, बेस एंड साल्ट्स, चैप्टर नंबर 2, हाई स्कूल NCERT सिलेबस के अनुसार।
आइए हम आगे देखते हैं कि जलीय विलयन में आगे हम देखते हैं कि क्या होता है जब एसिड और बेस को हम जल में घोलते हैं। यानी एसिड और बेस का जब हम एक्वस विलयन बनाते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। इससे पहले आपको बताया गया है कि अम्ल की क्या पहचान, क्षार की क्या पहचान। तो वहां आपको मिला है कि अम्लों में हाइड्रोजन आयन होता है, या यूं कहिए हाइड्रोजन आयन की प्रधानता होती है, और क्षार में हाइड्रॉक्सिल आयन की प्रधानता होती है, या हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है। तो एक एसिड ले रहे हैं हम HCl। पहले हम एसिड देखते हैं। ये जो एसिड है HCl, जब हम इसको जल में घोलते हैं तो होता क्या है, बनता क्या है देखना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपको पता है ना, इसमें हाइड्रोजन आयन है प्लस क्लोराइड आयन है। इसमें इसका जो रूप है वो है H पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ये इस रूप में कब आता है, जब इसको जल में घोला जाता है। जब इसको हम जल में घोलते हैं तो ये इस रूप में आता है। इसमें से जो हाइड्रोजन आयन है वो जल के साथ रिएक्ट करके, इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है हाइड्रोनियम आयन, और ये क्लोराइड आयन रहेगा। दूसरा उदाहरण ले लो, H2SO4। जब इसे हम जल में घोलेंगे तो इसमें भी हाइड्रोजन आयन है और सल्फेट आयन। ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूटेगा। इसका जो हाइड्रोजन आयन है ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, और ये आपका सल्फेट आयन के रूप में रहेगा। ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ये जल के अणु के साथ क्रिया करके बनाता है हाइड्रोनियम आयन। यानी किसी एसिड को अगर आपने जल में डाला है तो वो इस रूप में दिखेगा, हाइड्रोजन आयन इस रूप में दिखेगा, हाइड्रोनियम आयन के रूप में दिखेगा। किसी एसिड को जब हम जल में घोल रहे हैं तो जल में घोलने पर हम लोग यही कहते हैं ना कि इसमें हाइड्रोजन आयन है। अब हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ये हाइड्रोजन आयन है, हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो ये स्टोरी हर अम्ल की है। यानी किसी एसिड को जब हम जल में घोलते हैं तो जल में हमें हाइड्रोजन आयन नहीं दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। वहीं जब किसी क्षार को, किसी बेस को हम जल में घोलते हैं, किसी भी जल में जब हम इसको घोलेंगे तो ये हमें Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में दिखाई देगा। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये जल के अणु के साथ रिएक्ट नहीं करता। यानी क्षार को जब हम जल में घोलेंगे तो इस जलीय विलयन में हमें हाइड्रोक्साइड आयन दिखेंगे। कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि एसिड को जब हम जल में घोलेंगे तो हमें हाइड्रोनियम आयन दिखेगा, और क्षार को जब हम जल में घोलेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हाइड्रोक्साइड आयन दिखेगा।
हाइड्रा ऑक्साइड आयन दिखेगा। हाइड्रा ऑक्साइड आयन हमें दिखेगा। इस लेसन में एक टॉपिक आपको मिलेगा परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, परबल क्षार, दुर्बल क्षार। पाव वो लगा दो चार्ज। इस लेसन में हमें एक टॉपिक मिलेगा परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। थोड़ा लगाओ। परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, परबल क्षार और दुर्बल क्षार। परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, परबल क्षार, दुर्बल क्षार। तो आइए समझते हैं परबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, परबल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। अभी हमने देखा कि जब हम किसी अम्ल को या क्षार को, जैसे अम्ल ले लीजिए HCl, क्षार ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसे जल में घोलते हैं तो ये वियोजित हो जाता है H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में, जबकि ये वियोजित हो जाता है सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। हाइड्रोक्साइड आयन में थोड़ा देखो, हो रहा, चलो ठीक है। तो आइए समझते हैं परबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, परबल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। समझिएगा, परबल अम्ल किसे कहते हैं, परबल क्षार किसे कहते हैं। जैसे एक अम्ल हमने लिया HCl और एक क्षार लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड है बेस है। जब हम इसको जल में घोलते हैं, जल में डालते हैं, तो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जब ये 100% आयनों में टूट जाता है, जब ये 100% आयनों में टूट जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं परबल। जैसे ये HCl परबल अम्ल है, इसका मतलब ये हुआ कि HCl को जब जल में हम डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तो ये 100% क्या होगा, आयनों में टूट जाएगा। ये परबल क्षार है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसे जल में घोलेंगे तो ये 100% क्या होगा, आयनों में टूट जाएगा, 100% टूटेगा आयनों में। तो परबल अम्ल या परबल क्षार उसे कहते हैं जिसको जब हम जलीय विलयन बनाए, यानी पानी में डिजॉल्व करें, घोले, तो 100% क्या होगा, आयनों में टूट जाएगा पूरा का पूरा। जबकि दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार उसे कहते हैं जिसको जल में घोले और वो 100% आयनों में ना टूटे, उसे हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। जैसे परबल अम्ल के रूप में आपको मिलेगा HCl मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, नाइट्रिक अम्ल मिलेगा। दुर्बल अम्ल आपने देखा था कल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, इस तरह आप देखेंगे। परबल क्षार आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। दुर्बल में मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कुछ इस तरीके से। तो जब इसको हम जल में घोलेंगे तो ये 100% आयनों में नहीं टूटेगा, जबकि ये 100% आयनों में टूट जाएगा। तो परबल अम्ल और परबल क्षार की क्या पहचान, परबल अम्ल किसे कहते हैं, परबल क्षार किसे कहते हैं। परबल का मतलब वो 100% आयनों में टूटेगा, अपघटित हो जाएगा।
दुर्बल का मतलब वो 100% नहीं टूटेगा। किसमें? आयनों में। कल हमने आपको बताया था इंडिकेटर, सूचक। आज हम देखते हैं एक वर्ड, बड़ा प्यारा वर्ड है, जरा इसे समझ लो। आज हम देख लेते हैं पीएच मान। पीएच वैल्यू क्या है? पीएच मान, पीएच वैल्यू। कोई विलयन हो, कोई पदार्थ हो, उसका नेचर क्या है? मतलब उसका नेचर अम्लीय है अथवा क्षारीय है। इसको हम एक स्केल से ज्ञात करते हैं। एक पैमाना बनाया गया है। क्या ज्ञात करने के लिए? नेचर ज्ञात करने के लिए। कौन सा नेचर? अम्लीय अथवा क्षारीय, एसिडिक नेचर अथवा बेसिक नेचर। ये ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया है। उसी स्केल को हम लोग कहते हैं पीएच मान। उसी स्केल को हम कहते हैं पीएच मान। पी क्या है, एच क्या है, अभी समझ जाएंगे। पी का मतलब यहाँ आप पावर समझेंगे। एच मतलब हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन का पावर। एक स्केल है, स्केल को समझिए, इस स्केल को समझिए। हम जानते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर विलयन में हाइड्रोजन आयन अधिक है तो विलयन कैसा होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। विलयन या पदार्थ, मैटर, वो एसिडिक है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, मात्रा अधिक है। हमने ये भी पढ़ा कि अगर किसी विलयन में, किसी मैटर में हाइड्रॉक्सिल अथवा हाइड्रॉक्साइड आयन की मात्रा अधिक है तो विलयन कैसा होगा? बेसिक होगा। यही तो अभी तक हमने पढ़ा। अगर ये अधिक है तो विलयन कैसा होगा? एसिडिक होगा। और अगर ये अधिक है तो विलयन बेसिक होगा। किसी विलयन में कोई जरूरी नहीं केवल यही हो, हाइड्रोजन आयन हो या केवल हाइड्रॉक्सिल आयन हो, दोनों हो सकते हैं। विलयन में दोनों हो सकते हैं, होते भी हैं। अगर किसी विलयन में दोनों हैं तो उस विलयन का नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? उस स्थिति में हम देखेंगे अधिक कौन है, ये कि ये। अगर ये अधिक है तो विलयन एसिडिक, और अगर ये अधिक है तो बेसिक। मजेदार चीज देखो, प्रत्येक विलयन में ये दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि आपको पता है ना, विलयन का मतलब वो H2O में है, और H2O की स्टोरी ये है कि H2O हमेशा टूटता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन के रूप में। H2O का मतलब ये, अगर किसी मैटर को आप इसमें घोल रहे हो, यानी उसके एक्वस में, उसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन भी है और हाइड्रॉक्सिल आयन भी है, जिसे आप हाइड्रॉक्साइड आयन बोलते हो, दोनों है। अब विलयन का नेचर कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, ये निर्भर करता है कि इसकी मात्रा अधिक है कि इसकी मात्रा अधिक है। अगर इसकी मात्रा अधिक है तो एसिडिक, और अगर इसकी मात्रा अधिक है तो बेसिक। यहां तक कोई डाउट नहीं। मजेदार चीज देखो, किसी भी विलयन में इन दोनों की जो मात्रा होती है वो होता है 1 × 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। अभी आप इस पे फोकस मत कीजिएगा यूनिट पर, क्योंकि विलयन के यूनिट इसको शायद अभी आप ना समझ रहे हो। आप इस नंबर पर फोकस कीजिएगा कि इन दोनों की मात्रा कितना होता है किसी विलयन में।
10 पावर -14 होता है। कितना होता है? 10 पावर -14 होता है इन दोनों की मात्रा। अब आप समझिए, यानी कोई विलयन है, उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा है 10 पावर -1। इसका मतलब ये हुआ कि उस विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन की मात्रा कितनी है? अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा 10 पावर -1 है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रॉक्सिल आयन की मात्रा है 10 पावर -13। यही तो हुआ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता दोनों मिला के इसका वैल्यू होता है 10 पावर -14। तो अगर इसकी किसी भी विलयन में इसकी मात्रा इतना है 10 पावर -1 है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रॉक्सिल आयन की मात्रा कितनी है? 10 पावर -13। अब बताओ दोनों में ये अधिक है कि ये अधिक है? तो ये अधिक है, ये है 10 पावर -1, ये है 10 पावर -13, ये अधिक है। अधिक नहीं, बहुत अधिक है। तो बताओ जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी हो, वो विलयन का नेचर कैसा होगा? अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का नेचर है 10 पावर -15, तब हाइड्रॉक्सिल आयन का वैल्यू कितना होगा? 10 पावर -9। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है? 10 पावर -14। अब बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये ज्यादा है। तो ये ज्यादा है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, विलयन का नेचर एसिडिक होगा। और एग्जांपल लेते हैं, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम लेते हैं 10 पावर -6, उस स्थिति में हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता हो जाएगा 10 पावर -8। ये अधिक है, यानी विलयन में हाइड्रोजन आयन अधिक है, यानी इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पावर -7 हो जाए, तब हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता हो जाएगा 10 पावर -7। अब बताओ कौन ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन की हाइड्रॉक्सिल आयन? तो इस कंडीशन में ना दोनों की मात्रा बराबर है, यानी इस स्थिति में विलयन ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, बल्कि कैसा होगा? उदासीन होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साल्ट। यानी इसका नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल, इसका नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, मतलब उदासीन होगा। यानी विलयन ना तो अम्लीय है ना क्षारीय। आगे बढ़ाते स्टोरी को। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पावर -8 हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा है 10 पावर -6। अब देखिए, अब ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, यानी विलयन का जो नेचर है वो कैसा हो गया? बेसिक हो गया, मतलब क्षारीय हो गया। क्यों? क्योंकि अब हाइड्रोजन की मात्रा कम हो गई, हाइड्रॉक्साइड आयन की मात्रा अधिक हो गई। इसी प्रकार एक दो और देखते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपका हो जाए 10⁻10 या 10⁻11, तब हाइड्रॉक्साइड आयन की मात्रा होगी 10 पावर -3। यानी विलयन का नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन कम हो गया, हाइड्रॉक्साइड आयन ज्यादा हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से आप इन नंबर को देखो। अब आप इस पे फोकस मत करो, हमें फोकस करना है केवल H पर, ना कि OH पे। केवल हमें हाइड्रोजन आयन पर फोकस कीजिए। आप यहां देख रहे हो कि हाइड्रोजन आयन की यहां से यहां तक
अगर हम ध्यान से देखें तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? हमें रिजल्ट ये मिल रहा है, यहां से यहां तक अगर हम देखें तो रिजल्ट ये मिल रहा है कि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 से कम है, अगर किसी भी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 से कम है तो विलेन का नेचर कैसा है? अम्लीय है, अम्लीय है, एसिडिक। और अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है? 10⁻⁻7 है, तो विलेन का नेचर कैसा है? उदासीन है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल। और आप देख रहे हो कि अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 से क्या है? अधिक है, तो विलेन का नेचर कैसा है? क्षारीय, यानी बेसिक। इसको हम और छोटा कर देते हैं, इसको हम और छोटा करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो नंबर है 10 के पावर के रूप में जो नंबर है माइनस के साथ, अब हम केवल इस नंबर को देखेंगे। इसी नंबर को बोलते हैं पीएच मान, पीएच वैल्यू। यानी पीएच वैल्यू है क्या? तो पीएच वैल्यू क्या है, आइए देखते हैं। इसी नंबर को हम कहते हैं पीएच वैल्यू, यानी इसी को हम ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻, ये माइनस के साथ ये जो नंबर यहाँ है, इसी नंबर को हम क्या कहते हैं? पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि पीएच वैल्यू कितना है? 7 से कम है। पीएच वैल्यू जब 7 से कम होगा, देखिए इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं दूसरे रूप में, तो विलेन का नेचर कैसा होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय मतलब एसिडिक। कक्षा 9th में 8th में आप पढ़े होंगे कि जो एसिड होता है उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। और इसको हम लिख सकते हैं, इसका पीएच वैल्यू कितना है? बराबर 7। अगर किसी भी लिक्विड का, किसी भी मैटर का पीएच वैल्यू 7 है, इसका मतलब उसका नेचर कैसा है? उदासीन है, न्यूट्रल है। और अगर उसका पीएच वैल्यू क्या है? बड़ा है, किससे? 7 से। 7 से बड़ा है उसका पीएच वैल्यू, इसका मतलब उसका नेचर बेसिक होगा, क्षारीय होगा। इसको बोलते हैं पीएच, इस तरीके को, इस नियम को बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल हमें क्या बताता है? पीएच स्केल हमें लिक्विड का, किसी विलेन का, किसी पदार्थ का नेचर बताता है कि उसका नेचर कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है अथवा उदासीन है। तो पीएच वैल्यू क्या है, समझ में आया? पीएच वैल्यू की स्टोरी यहीं से शुरू होती है। यानी पीएच वैल्यू जो होता है 10 का वह ऋणात्मक घात होता है, 10 का वह निगेटिव पावर होता है, जो किसी भी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। ध्यान से देखिएगा, ये 7 जो है, आप 7 देख रहे हो ना, वास्तव में इसके साथ माइनस लगा हुआ है। यानी जो नंबर 7 से छोटा होगा वो नंबर वास्तव में अधिक होगा। क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। इसीलिए पीएच अगर 7 से कम है तो विलेन अम्लीय, 7 है तो उदासीन, 7 से अधिक है तो क्षारीय। तो इस प्रकार हम पदार्थों का जो नेचर जानते हैं पीएच मान से ज्ञात करते हैं। अब दैनिक जीवन से संबंधित कुछ पीएच वैल्यू हम देख लेते हैं। दैनिक जीवन से संबंधित कुछ पीएच वैल्यू देख लेते हैं। जैसे मृदा, मिट्टी,
जो उपजाऊ मिट्टी होता है, क्वेश्चन पूछता है कि फर्टाइल जो सॉइल होता है, मृदा मतलब मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी का जो पीएच मान होता है ये 6.5 से 7 के बीच होता है। पीएच वैल्यू कितना होता है? लगभग 6.5 से पूरा 7 नहीं होता है, 6.99, यानी उपजाऊ मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 के करीब होता है। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। ज्यादातर ऑप्शन में आपको 6.5 मिलेगा। आप याद रखेंगे कि उपजाऊ मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 के करीब होता है, 7 से कम होता है। दूसरा, हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी, जब हमारे बॉडी का पीएच 7 से 7.8 के मध्य होता है तब हमारे बॉडी के सारे फंक्शन बहुत सही काम करते हैं। अगर हमारे बॉडी का पीएच इससे कम या इससे अधिक हुआ तो जो सिस्टम है काम करने का, वो सिस्टम क्या होने लगता है? गड़बड़ होने लगता है। हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड, आप उसका पीएच मान निकाल लीजिएगा। तो हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका पीएच मान 7.8 के आसपास होता है, ब्लड का पीएच मान। इसी प्रकार लार का पीएच मान निकाल सकते हो। इसी प्रकार यूरिन का पीएच मान आप देख सकते हो। वर्षा का जल, वर्षा का जो जल है, जब इसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, शायद 5.6 ही है, हाँ 5.6, जब वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम होता है तब हम उस वर्षा को बोलते हैं एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा जो होता है उसमें पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 या 5.6 से कम होता है, इससे कम होता है। शुद्ध जल, अशुद्ध जल जिसे बोलते हो, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। हमारा जो मुख है, मुख, हमारे मुख में अगर हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, हमारे मुख का माउथ का पीएच मान अगर 5.5 से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो दांत जो है, हमारे मुख में जो दांत है वो उसका क्षय होने लगता है। दांत अपने आप क्या होने लगता है? गिरने लगता है। कब? जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम होता है। तो ये पीएच मान से रिलेटेड कुछ डाटा है। इस प्रकार हमने अभी तक क्या देखा? अभी तक हमने एसिड को देखा, अभी तक हमने बेस को देखा। आगे के वीडियो में हम देखेंगे साल्ट को, लवण को।